हेलो एवरीवन। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे उसका क्या नाम है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें हम फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो जो फ्लूइड्स आपका शो करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी एस्पेक्ट है वो हम फ्लूइड से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इंजीनियरिंग साइंस कंसर्न्ड विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन एंड एट रेस्ट। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने फ्लूइड्स को स्टडी करना है। ठीक है, और मतलब नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, चाहे वो आपका मोशन में है चाहे वो रेस्ट में है। ठीक है, तो ये हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। फ्लूइड बेसिकली हम किसे बोलते हैं? फ्लूइड एक वो सब्सटेंस है जो दैट अंडरगोज कॉन्टिन्यूस डीफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू ए शीयरिंग फोर्स। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे शीयरिंग फोर्स क्या होती है। तो फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिसमें कॉन्टिन्यूस डीफॉर्मेशन होती है व्हेन सब्जेक्टेड टू ए शीयरिंग फोर्स। और जो शीयरिंग फोर्स है वो कैसे एक्ट करती है आपकी? टेंजेंशियली टू द सरफेस ओवर विच दे आर अप्लाइड। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, मान लो आप नॉर्मली हम क्या शो करते हैं कि जैसे मान लो एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक तो होती है आपकी, जैसे टेंजेंशियल फोर्स का मतलब है ऐसे फोर्स को लगाना। ठीक है, एक जैसे हम दिखाते हैं कि जैसे मान लो अगर मैं सेंटर में लगा रहा हूँ, ठीक है, उसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, दो टाइप की फोर्स की हम बात करते हैं, एक होती है टेंजेंशियल, एक होती है नॉर्मल फोर्स। जब भी हम शीयरिंग फोर्सेस की बात करते हैं तो वो कैसे एक्ट करती हैं आपकी? टेंजेंशियली। ठीक है, कैसे एक्ट करती हैं आपकी? टेंजेंशियली। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि शीयरिंग फोर्स का क्या कंसेप्ट होता है, तो ये कैसे एक्ट करती हैं? टेंजेंशियली, नॉट नॉर्मली। ठीक है, तो कैसे एक्ट करती हैं आपकी? टेंजेंशियली टू द surfaces ओवर विच दे आर अप्लाइड। फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में या तो गैसेस होते हैं या लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, दो फिजिकल प्रॉपर्टी हम मेनली डिस्कस करते हैं, एक तो विस्कोसिटी और एक डेंसिटी। ठीक है, ऑब्वियसली जो विस्कोसिटी तो हमें पता है कि जो विस्कस कितना है वो। ठीक है, विस्कोसिटी एक तरह से अपोजिंग फोर्स होती है। जैसे कोई चीज़ ज़्यादा विस्कस है मतलब वो आपके लिक्विड के फ्लो को अपोज कर रही है। ठीक है, अब अगर तो डेंसिटी फ्लूइड की प्रेशर के साथ चेंज होती है तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबल। ठीक है, वो कह रहा है कि क्योंकि क्या होता है ना, आप मतलब प्रेशर से मे बी आप गैसेस को गैस के पार्टिकल को साथ साथ लेके आ रहे हो तो वो कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो गैसेस आपके कंप्रेसिबल फ्लूइड है। लेकिन जो लिक्विड की डेंसिटी है वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर के, इसलिए लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? आपके इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है, अगर तो प्रेशर लगाने से फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब वो गैस है। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी है वो प्रैक्टिकली प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? आपके इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है, सो एक तो हमने किस बेस पे डिस्कस करा? डेंसिटी के बेस पे। अगर तो डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज हो रही है इसका मतलब वो गैस है, और जो लिक्विड्स होते हैं उसमें डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज नहीं होती है। अब दूसरा कंसेप्ट होता है विस्कोसिटी का। फ्लूइड्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लो। ठीक है, ऑब्वियसली वही कहते हैं ना, जो चीज ज्यादा विस्कस है, मतलब विस्कोसिटी इज ए जनरल प्रॉपर्टी की जो फ्लूइड के फ्लो को मे बी अपोज करेगी। फ्रिक्शन फोर्स जैसे होता है ना, फ्रिक्शन क्या बोलते हैं नॉर्मली, जैसे मान लो कोई हम चल रहे हैं तो हम फ्रिक्शन फोर्स जैसे अपोजिट साइड में लगती है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन जो है वो अपोजिंग फोर्स होती है जनरली, जो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लो। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इंटरनल फ्रिक्शन है ये कैसे जनरेट होता है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक आइडियल या परफेक्ट फ्लूइड वो एक हाइपोथेटिकल लिक्विड या गैस हो सकता है, एक तो वो इनकम्प्रेसिबल हो और साथ में उसकी विस्कोसिटी जीरो। ठीक है, आइडियल मतलब उसको बोलते हैं, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। जितने भी रियल फ्लूइड्स हैं उनकी कुछ विस्कोसिटी होती है। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड वो होगा जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। द टर्म इनविसिड अप्लाइज टू द फ्लूइड्स विद जीरो विस्कोसिटी। ठीक है,
ऑल रियल फ्लूइड्स, जितने भी रियल फ्लूइड्स हैं, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ फाइनाइट विस्कोसिटी भी होती है, एंड देयर फॉर कोल्ड विसिड और विस्कस फ्लूइड्स, ठीक है। वो अभी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। फ्लूइड्स को हम न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एक लॉ पढ़ेंगे भी बाद में, जिसे बोलते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो जो उस न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उसे न्यूटोनियन बोलते हैं। जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं, आपके नॉन न्यूटोनियन। क्या बोलते हैं, आपके नॉन न्यूटोनियन, ठीक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे आपका। तो आइडियल हम किसे बोल रहे हैं, कि जिसकी विस्कोसिटी जीरो। अब अगर है कि अब यहां पर हम स्टीम लाइंस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पर एक स्टीम लाइंस दे सकते हो, कि स्टीम लाइंस क्या होती हैं, कि when a fluid flows through a pipe or over a solid object, the velocity of fluid varies depending on position, ठीक है। जैसे हम किसी फ्लूइड को पाइप या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से पास कराते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो वेरी करती है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये हमें क्या दिखा रखी है, कांस्टेंट, कि हर जो पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट फ्लूइड वेलोसिटी है, ठीक है। बट ये क्या शो कर रखा है, कि स्टेडी फ्लो ओवर ए सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो आपको जो वेलोसिटी है वो क्या देखने को मिलेगी, डिफरेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। पढ़ा था ये, क्या बताया था इसके अंदर। नई वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा कम होती है बताया था, देखा ही नहीं अगर आपने, मतलब। ठीक है, तो एक हमें स्टीम लाइन दिखा रखी है किसके लिए, कांस्टेंट फ्लूइड वेलोसिटी, और दूसरा स्टेडी फ्लो ओवर ए समर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे ये देखो ना, इसमें तो जो आपकी स्टीम लाइंस है वो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है, बिल्कुल आपको उनके उनमें जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो ओवर ए समर्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस आपको, अगर जैसे आप टॉप या बॉटम पे देखोगे तो डिस्टेंस थोड़ा कम है, ठीक है। और टॉप और बॉटम पे स्पीड आपकी लेकिन क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइंस फॉर कांस्टेंट फ्लूइड वेलोसिटी एंड स्टेडी फ्लो ओवर ए सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें क्या बता रखा है, कि जो स्टीम लाइंस हैं they show only the net effect of fluid motion. Although steam lines suggest smooth continuous flow, the individual particles or parcels of fluid may actually be moving in an erratic fashion, ठीक है। कि मतलब मे बी वो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तो ऐसा लग रहा है कि वो स्मूथ कॉन्टिन्यूस फ्लो है, बट जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो दे मे बी मूविंग इन ए इराटिक फैशन, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, एक तो आपको ये फ्लो दिखा रखा है, ठीक है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो यहां से गया, फिर यहां से गया, तो डिफरेंट पोजीशंस पे उनकी जो स्पीड है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो एक ये पार्टिकल यहां से गया, मान लो एक और पार्टिकल है, ठीक है। मान लो एक और पार्टिकल, अभी तो वो यहां पे था, लेकिन जब वो यहां पर आएगा ना तो उसकी स्पीड वही होगी जो जो इस वाले पार्टिकल की यहां पे थी, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो पार्टिकल जाएगा ना, जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से जितने भी पार्टिकल्स जाएंगे उन सबकी स्पीड सेम होगी, ठीक है। जैसे मान लो एक और पार्टिकल भी पीछे है, वो भी आएगा, लेकिन डिफरेंट पोजीशंस पे जो स्पीड है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन में स्पीड क्या हो सकती है आपकी, अलग अलग। ये तो चलो फिर भी एक लाइन में जा रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे ये आपको दिख रहा है इरेटिक फैशन, ठीक है। क्योंकि मान लो अलग अलग स्टीम लाइंस हैं, एक पार्टिकल पहले यहां से दूसरी स्टीम लाइन में चला गया, दूसरी से तीसरी में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से ये, इसे हम अभी पढ़ेंगे एडी करंट, एडीज बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, एडीज, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हमें शो करा है। अब क्या होता है ना, ये अभी हम आगे रिनॉल्ड नंबर भी डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने फर्मेंटेशन भी पढ़ा था। एक्चुअली दो तीन टाइप का फ्लो होता है। एक तो हम क्या बोलते हैं आपका लैमिनार, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था प्लग फ्लो, और एक मैंने आपको बताया था टर्बुलेंट, ठीक है। लैमिनार के बाद से बीच में आप टर्बुलेंट लिख लो, या चलो ऐसे लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लग फ्लो जो होता है वो आइडियल होता है, कि जिसमें हम कहते हैं कि मिक्सिंग नहीं हो रही है, कि जैसे आगे वाला पार्ट जो है, मतलब जो भी फ्लूइड का एक पार्ट है उसका
उससे आगे पीछे किसी के साथ उसकी मिक्सिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड, अगर स्पीड कम है तो फ्लो लैमिनार है, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा होती है फिर टर्बुलेंट होता है। और अगर हमें प्लग फ्लो चाहिए तो उसके लिए फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी हमने रेनॉल्ड नंबर पहले भी डिस्कस किया था और अभी यहां पर दोबारा भी डिस्कस करेंगे। अब देखो वो क्या कह रहा है, अगर तो फ्लो स्लो है, द स्लोअर द फ्लो द मोर क्लोजली द स्टीम लाइन्स रिप्रेजेंट एक्चुअल मोशन, ठीक है। अगर फ्लो स्लो है तो स्टीम लाइन्स क्लोज है, इसलिए हम स्लो फ्लो को स्टीम लाइन और लैमिनार फ्लो बोल सकते हो, ठीक है। देखो आपके पास ना एक ही लिक्विड है, अब डिपेंड कर रहा है कि आप उसको किस स्पीड से पास करा रहे हो, ठीक है। अब वो कहता है अगर स्पीड कम होती है तो वो लैमिनार होता है, ठीक है। जैसे हमने पाइप के थ्रू देखा था कि आपको एक लैमिनार में मैंने आपको क्या दिखाया था, जैसे आपको ना एक ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, ठीक है। मे बी जैसे आपने एक ग्रेडियंट देखने को मिलेगा कि मे बी सेंटर में तो वेलोसिटी ज्यादा है, बट जैसे जैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। क्योंकि प्लग फ्लो में तो बिल्कुल सेम होता है, एक एग्जैक्टली सेम। और टर्बुलेंट में मैंने बताया था कि सिर्फ वॉल्स पे थोड़ा बहुत फर्क होता है, अदरवाइज टर्बुलेंट भी थोड़ा बहुत प्लग फ्लो की तरह ही है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर फास्ट मोशन होता है तो पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड फ्रीक्वेंटली क्रॉस एंड रीक्रॉस द स्टीम लाइन, कि मतलब एक से दूसरी स्टीम लाइन में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरी में जा रहे हैं, इसे हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, विच इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ लोकल रीजन्स ऑफ रोटेशन कॉल्ड एडीज, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको ये जो दिख रहा है, इसका मतलब इसमें लिक्विड की स्पीड ज्यादा है, और ये कौन सा फ्लो होगा आपका, ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। ये कौन सा आपका टर्बुलेंट फ्लो। सीधी सी बात है कि लिक्विड की ना स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप अगर फ्लो स्लो है, क्योंकि वो तो देखो हमारे ऊपर है ना, मतलब हमने प्रेशर से ही देना है। अब चाहे फ्लो आप स्लो रखो, चाहे आप उसको फास्ट रखो, अगर फ्लो स्लो है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्टीम लाइन और लैमिनार फ्लो। लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है तो वो कौन सा फ्लो होता है, आपका टर्बुलेंट। और उसके अंदर हमें उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, वो क्रॉस और रिक्रॉस करते हैं, जैसे एक स्टीम लाइन से दूसरी में आ गए, फिर दूसरी से तीसरी, फिर पहली में चले गए। तो इस तरह से हमें ये जो देखने को मिलता है ना, इसको वो एडीज बोलता है, ठीक है। कि हमें कुछ ऐसे रीजन देखने को मिलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके एडीज, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब बात आती है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अब हम किसकी मेनली बात करेंगे, शेयर स्ट्रेस। क्योंकि हम स्टार्टिंग में भी ये डिस्कस करते आए कि मतलब ये जो विस्कोसिटी हमें देखने को मिल रही है, इसका रीजन क्या है। आपने क्या किया कि जो आइडियल फ्लूइड है उसमें कोई विस्कोसिटी होती नहीं है, मतलब वो तो जीरो विस्कोसिटी है, ठीक है। अब देखो क्या क्या कह रहा है कि जो shear स्ट्रेस है, ठीक है, वो कह रहा है कि shear स्ट्रेस डेवलप्स इन फ्लूइड व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड मूव रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। जैसे आपने अलग अलग क्या बना दिया, जैसे आपने डिफरेंट, जैसे मे बी आपकी स्टीम लाइंस हैं, ठीक है, और उसमें अलग अलग पार्टिकल हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने शो करा कि जैसे एक लेयर है, ये आपकी एक ये लेयर है, ठीक है, जैसे एक ये लेयर है, ठीक है। इसमें पार्टिकल जो है उनकी एक स्पीड है फॉर एग्जांपल v1, ठीक है। और दूसरी जो लेयर है उसमें में भी पार्टिकल की स्पीड जो है वो v2 है, ठीक है। अब जो v1 है वो आपने फॉर एग्जांपल कह दिया v2 से ज्यादा है, ठीक है। v1 में क्या है मेरा, v2 से ज्यादा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब देखो चलो यहां पे देखते हैं, वो कह रहा है कंसीडर ए फ्लो स्ट्रीम विद एडजेसेंट लेयर्स, विद एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड मूविंग स्टेडली एट डिफरेंट वेलोसिटीज। देखो ये पहली कंडीशन है कि जो अलग अलग लेयर है, ठीक है, जैसे मैंने तो सिर्फ दो लेयर बनाई है ना, तो मान लो बहुत सारी ऐसी एडजेसेंट लेयर्स हैं, ठीक है। हर एक लेयर में से आपके पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है। बट वो कह रहा है वेलोसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। वो कह रहा है विद इन ए फ्लूइड देर इज ए कॉन्टिन्यूस मॉलिक्यूलर मूवमेंट सो दैट द इंटरचेंज ऑफ मॉलिक्यूल अकर बिटवीन द लेयर। अब जैसे क्या होता है कि ये जो लेयर्स हैं, अब इसमें एक का जो पार्टिकल है वो दूसरी में जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने केस मान लिया कि जो रेड वाला है उसके अंदर मान लो एक पार्टिकल ब्लू वाला चला गया, ठीक है। जैसे मान लो ये रेड वाली लेयर थी, ठीक है, और बीच में कहीं ना कहीं एक ब्लू वाला पार्टिकल चला गया, ठीक है। और जो मान लो ब्लू वाली थी, ठीक है, ब्लू वाली जो लेयर थी उसमें एक पार्टिकल कौन सा चला गया, फॉर एग्जांपल आपका रेड वाला, ठीक है। ब्लू वाले में एक पार्टिकल
कौन सा चला गया? रेड वाला। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो ब्लू वाला पार्टिकल था वो तो स्लो मूव करता था, वो तो क्या कर रहा था, वो तो स्लो मूव कर रहा था। जब वो यहां पे गया, पीछे से तो पार्टिकल कैसे आ रहे थे? फास्ट। ठीक है। अब इसकी मूवमेंट स्लो है, तो इसने क्या करा, पीछे वाले पार्टिकल्स की मूवमेंट को स्लो कर दिया। इसी तरह से जैसे रेड वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी और ब्लू की कम थी, तो ये उसको आगे पुश करेगा। ठीक है। तो ये जो इंटरचेंज हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे मैंने वही बताया ना, मैंने तो दो लेयर्स दिखाई हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो इंटरचेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि मतलब इसकी वजह से आपको विस्कोसिटी देखने को मिलती है। ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखा है, द इंटरचेंज, ये जो चेंज हुआ है कि एक लेयर का पार्टिकल दूसरे में चला गया, अगर तो सारों की स्पीड एक जैसी है, ठीक है, फिर उसमें तो विस्कोसिटी की बात ही नहीं होगी। अगर सारे के सारे जो लेयर्स हैं, आपने यहाँ पे 10 लेयर बना दी, क्योंकि एक का दूसरे में चला भी गया, क्योंकि वेलोसिटी तो सबकी सेम है। जब वेलोसिटी सेम है तो देर इज नो विस्कस ड्रैग और जीरो विस्कोसिटी। ठीक है। विस्कोसिटी अराइज ही किस वजह से होती है? क्योंकि जो डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है। दिस इंटरचेंज इन्फ्लुएंसेस द velocity of flow in the layer. For example, molecules moving from a slow layer will reduce the speed of adjacent faster layer. जैसे मैंने आपको बताया ब्लू वाला स्लो था, वो रेड वाले में चला गया, तो उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन जो कमिंग फ्रॉम द फास्ट लेयर विल हैव एन एक्सेलेटिंग इफेक्ट ऑन द स्लोअर लेयर। जो हाई स्पीड वाला था, जब वो कम स्पीड वाली में आएंगे तो वो उसको पुश करेगा कि ज्यादा स्पीड से चलो। ठीक है। तो ये फिनोमिना है, इसे हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं। ठीक है। अगर सारे के सारे जो लेयर्स हैं, अगर सबकी वेलोसिटी एक जैसी है, उस केस में आपको विस्कस ड्रैग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। सो एंड गिव राइज टू विस्कस फोर्सेस इन फ्लूइड्स एज नेबरिंग फ्लूइड लेयर्स ट्रांसफर मोमेंटम एंड अफेक्ट ईच अदर्स वेलोसिटी। ठीक है। और इन्हीं फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? आपकी विस्कस shear stresses। ठीक है। तो shear stress is defined as the force divided by the area of interaction between the fluid layers। नॉर्मली भी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो यहां पर स्ट्रेस क्या है? जो shear stress का क्या डिफाइन करेंगे? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। ठीक है। So shear stresses in fluid are therefore induced by fluid flow and consequence of velocity difference within the fluid। अलग अलग लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग है, इसकी वजह से shear stress आता है। ठीक है। और और shear stresses in fluids are therefore induced by fluid flow, कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस आता है, और उस वो किसका कॉन्सिक्वेंस है? वेलोसिटी डिफरेंस का। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका shear स्ट्रेस। ठीक है। तो कोई वही बताया ना, स्टार्टिंग उसने लिखा कि shear स्ट्रेस, ठीक है, या जो हम जो विस्कोसिटी जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे रीजन ही क्या है कि जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड मूव रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है। अगर सारे पार्ट्स ऑफ फ्लूइड की स्पीड एक जैसी है, ठीक है, जैसे कि हमें नॉर्मली प्लग फ्लो में हम बोलते हैं, ठीक है, उस केस में मे बी आपको shear स्ट्रेस ना देखने को मिले, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ना। एक्चुअली जो फ्लूइड्स हैं, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, और उनकी वेलोसिटी अलग अलग है तो उनकी विस्कोसिटी जीरो नहीं होगी। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है किसी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है, बट विस्कोसिटी आपको सब में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये आपको shear स्ट्रेस याद रखना है, तो फोर्स बाय एरिया ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे रिनोल्ड नंबर के बारे में। ठीक है। एक्चुअली रिनोल्ड नंबर हमें क्या बताता है? वैसे अब अभी हम फॉर्मूला भी देखेंगे, बट हम कंसेप्चुअली बात करें, कंसेप्चुअली क्या होता है? रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स तो वो होगी जो लिक्विड को फ्लो कराना चाहती है, और विस्कस फोर्स क्या होगी? अपोज कर रही है। किसकी रेशियो हो गया है? इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। देखो एक तो होता है कि चलो हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी दोबारा डिस्कस करेंगे, बट कंसेप्चुअली इनर्शियल फोर्स वो है जो फ्लूइड को मूव करा रही है, लेकिन विस्कस फोर्स क्या होती है? जो फ्लूइड के फ्लो को अपोज कर रही है। ठीक है। और इसकी रेशियो ही डिटरमाइन करती है कि फ्लो कैसा होगा। ठीक है। लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे रिनोल्ड नंबर जनरली मैंने आपको अभी हम डिस्कस करेंगे, जो किसका ज्यादा बताया था, लैमिनार या टर्बुलेंट का? पहले पढ़ा था जो हमने कि लैमिनार और टर्बुलेंट में से किसका रिनोल्ड नंबर ज्यादा होता है। हाँ, इसका मतलब क्या है? मे बी उसमें विस्कस फोर्स कम है। ठीक है ना, अगर हम विस्कस फोर्स कम है तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा आएगा।
विस्कस फोर्स अगर ज्यादा है तो रिनोल्ड नंबर कम आएगा। ठीक है। तो रिनोल्ड नंबर का हम फॉर्मूला देखते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो रिनोल्ड नंबर का क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? डी यू रो बाय म्यू, रिनोल्ड्स नंबर। डी हमारा डायमीटर होता है, यू रो बाय म्यू। ठीक है। तो डी इसमें आपको मैंने क्या बताया था? डी इज द पाइप डायमीटर, यू इज द एवरेज लीनियर वेलोसिटी, एवरेज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। रो आपको मैंने इसमें बताया था फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी। और म्यू क्या था आपका? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है। तो डी पाइप का डायमीटर है, यू एवरेज लीनियर वेलोसिटी है, रो इसके अंदर डेंसिटी, और म्यू क्या आपकी विस्कोसिटी है। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रिनोल्ड नंबर 2100 से कम आता है, ठीक है, लेस देन 2100, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लैमिनार। लेस देन 2100 का मतलब क्या है? वो आपका लैमिनार फ्लो है, लैमिनार एयर फ्लो। इफ इट इज इन बिटवीन 2100 टू 4000, इसका मतलब कैसा है वो आपका? ये मतलब ये ट्रांजिशन बोल देते हैं कि ट्रांजिशन है ये, इट इज ए ट्रांजिशन रीजन। मतलब ना तो आप उसको लैमिनार बोलते हो ना टर्बुलेंट बोलते हो। ये नंबर अगर आपका 4000 से ज्यादा आता है तब आप उसे क्या बोल देते हो? टर्बुलेंट। और उसमें तो मैंने आपको बताया था कि प्लग फ्लो के लिए तो 2 × 10⁴, मतलब 20,000, अगर हम प्लग फ्लो की बात करें। ठीक। फिर इसमें एक फॉर्मूला मैं आपको बताया जो इम्पैल के लिए। ठीक है ना, ये तो जनरली आपका जैसे फ्लूइड है, जैसे एक फ्लूइड एक पाइप के अंदर है। ठीक है। फिर मैंने आपको एक बताया था कि जो स्टीर्ड वेसल्स होती हैं, जो स्टीर्ड वेसल्स होती हैं उसमें जैसे हम इम्पैलर के लिए एक रेनॉल्ड नंबर डिफाइन करते हैं। ठीक है। उसको हम लिख सकते हैं REI, दैट इज इम्पैलर्स रेनॉल्ड नंबर, इम्पैलर्स रेनॉल्ड नंबर। तो इसका फॉर्मूला जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि NI DI² रो बाय म्यू, NI DI² रो बाय म्यू। ठीक है। इसमें NI जो है वो आपका क्या है? जो जो स्टीरर की स्पीड है, स्टीरर स्पीड। DI इज द इम्पैलर डायमीटर, इम्पैलर डायमीटर। रो जो है वो सेम फ्लूइड की डेंसिटी है, और म्यू यहां पर क्या है? फ्लूइड की विस्कोसिटी। और म्यू क्या आपका? फ्लूइड की विस्कोसिटी। ठीक है। अब इसमें भी आप मतलब ये दो नंबर दो याद रखने हैं, क्वेश्चन में ध्यान रखना। वही है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था तो हमने इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया था ना कि हमने ये फॉर्मूला लगा दिया था, क्योंकि वही होता है ना उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक है। तो ध्यान से देखना कि उसने इम्पैलर का पूछा है या हमसे नॉर्मल रेनॉल्ड नंबर पूछा है। ठीक है। और इसकी भी जो वैल्यू होती है REI, क्योंकि ये तो इम्पैलर का है, अगर तो ये 10 से कम है तो वो लैमिनार बोलते हैं उसे हम। और अगर ये 10⁴ से ज्यादा है तब इसे हम क्या बोलते हैं? आपका टर्बुलेंट। अगर ये 10 से कम है तो लैमिनार, और 10⁴ से ज्यादा तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका टर्बुलेंट। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों के दोनों फॉर्मूले याद हो। ठीक है। और एक ये, जैसे अभी ना हमने आगे जब हम पढ़ेंगे ना और भी नंबर्स होते हैं। ठीक है। एक तो होता है ना कि वो नंबर का फॉर्मूला क्या है, एक होता है कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअली रिनोल्ड नंबर क्या है। ठीक है।
अगर मेरी विस्कस फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो अगर विस्कस फोर्स ज्यादा का मतलब क्या है कि मे बी बहुत ज्यादा एक तरह से डिफरेंस है किसके बीच में, जो लेयर्स की वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। अगर विस्कस फोर्स ज्यादा होगी तो रिनॉल्ड नंबर मेरा क्या आएगा, कम आएगा। मतलब देखो ये दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब रिनॉल्ड नंबर कंसेप्चुअली क्या बताता है। दूसरा क्वेश्चन यही कि ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। कई बार ये भी हो सकता है कि आप रिनॉल्ड नंबर को निकालने के बाद बताओ कि वो किस टाइप का फ्लो होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर 2100 से कम आ रहा है तो उसको मैं लैमिनर बोलूंगा, 4000 से ज्यादा आ रहा है तो उसको टर्बुलेंट बोलूंगा, और 20,000 के राउंड आ रहा है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, प्लग फ्लो, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, जो एक्चुअली हम विस्कोसिटी की, ठीक है। और एक जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। सो एक जनरल हमारे दिमाग में है ही सही कि विस्कोसिटी का मतलब जो फ्लूइड के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है ना। जैसे अब हम देखते हैं कि एक वाटर है, हनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे अब आपका मान लो मस्टर्ड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, तो विस्कोसिटी सबकी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हम वाटर और अगर हनी की बात करें तो हनी ज्यादा विस्कस है, ठीक है। सो विस्कोसिटी is the most important property affecting the flow behavior of a fluid. It is related to the fluid's resistance to motion. ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, अगर कोई चीज कम विस्कस है, कोई ज्यादा विस्कस है, जैसे मान लो जब हम फर्मेंटेशंस कराते हैं तो हमें पता है कि उसमें बैक्टीरिया बन रहे हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया बनेंगे तो चीजें तो विस्कोसिटी तो इंक्रीज ही होगी ना, ठीक है। अब विस्कोसिटी का बहुत इफेक्ट होता है पंपिंग के ऊपर, मिक्सिंग, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर एंड एरेशन ऑफ फ्लूइड। एक चीज मान लो कम विस्कस है, उसमें एरेशन करना आसान है। एक जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है उसकी एरेशन करना मुश्किल है, ठीक है। तो विस्कोसिटी तभी होता है ना, जैसे मान लो हम एक कॉन्टिन्यूस कल्चर करते हैं, उसमें आपने कुछ मीडियम को रिमूव करा, कुछ ऐड कर दिया, तो मे बी आप कोई चीज अगर मतलब किसी चीज में पानी डाल रहे हो या लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हो तो आप तो चीजों को डाइल्यूट कर रहे हो ना, ठीक है। सो इन क्योंकि जब भी हम फर्मेंटेशन करते हैं ना, आगे जैसे हम फर्मेंटर के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे एक फर्मेंटर के अंदर उसमें उसका मास ट्रांसफर, मतलब जो आपने सबस्ट्रेट दिया है, ठीक है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना सारे सेल्स के पास, ठीक है। एरेशन ऑफ फ्लूइड्स, हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो इन सभी इवेंट्स जो कि एक फर्मेंटेशन या बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रोसेस में हमें कराना होता है, तो विस्कोसिटी उन सभी के ऊपर उसका एक मेजर इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब विस्कोसिटी कैसे इफेक्ट होती है, सेल्स एक है जिसके अंदर सेल्स का नंबर कम है, सेल्स का नंबर ज्यादा है, सेल्स का नंबर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा विस्कस होगा, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट एंड गैस, ठीक है। तो इन सभी के ऊपर जो फर्मेंटेशन फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो विस्कोसिटी है वो इन सब के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम यहां पर जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हम कौन सा लॉ डिस्कस करेंगे, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। कौन से लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करेंगे हम, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। इसमें भी हम पढ़ेंगे एक डायनामिक विस्कोसिटी होती है और एक आपकी काइनेमेटिक, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, यहां पर हमें ना एक फ्लो दिखा रखा है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोटे फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको ना यहां पर दो प्लेट दिखा रखी हैं, एक तो स्टेशनरी है और दूसरी क्या दिखा रखी है, मूविंग, ठीक है। जैसे 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 मूविंग प्लेट पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये जी डी क्या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। आप देखो जैसे जैसे आप, अगर हम मूविंग से स्टेशनरी की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वेलोसिटी क्या है, तो जो मूविंग प्लेट के पास है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे वेलोसिटी जो होता है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम कैसे शो करते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड शो करना होता है तो लाइन और आगे एक मतलब एरो की फॉर्म में। बड़े एरो का मतलब क्या है, मतलब लॉन्ग लाइन विद एरो, मतलब इसका क्या मतलब है कि वहां वेलोसिटी ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम मूविंग से स्टेशनरी प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। जैसे ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कोटे फ्लो होता है वो स्टेडी, इनकंप्रेसिबल, लैमिनार फ्लो। एक्चुअली ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ना, ये सिर्फ लैमिनार एयर फ्लो पे ही एप्लीकेबल है। ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल ऑन लैमिनार एयर फ्लो ओनली, एप्लीकेबल ऑन लैमिनार एयर फ्लो ओनली।
on laminar airflow only. Laminar airflow only. ठीक है, तो इसमें अभी हम देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले लिखिए। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कॉमा, ए फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ए फोर्स ऑफ विस्कोसिटी acting tangentially, acting tangentially or tangentially between two layers is directly proportional to, is directly proportional to ठीक है, एक तो है एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट, एंड सेकंड velocity gradient between layers, velocity gradient between layers। ठीक है, मेरा जो एफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो एरिया के, और दूसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी वी बाई डी वाई। ठीक है, ऑब्वियसली जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है, वो हमारा क्या करता है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे आप ऑब्वियसली जो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, जो डिफरेंस है, ठीक है, डी वी बाई डी वाई, ठीक है, वो हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या करता है आपका, डिक्रीज। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे अब इसी को हम अ, इसमें जैसे अब हमें ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस म्यू, माइनस साइन यही यही शो करता है कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो डिक्रीजिंग है, डीवी बाई डी वाई, ठीक है, इनटू ए। ठीक है, अब जैसे ए को हम उधर ले जाएंगे, तो एफ बाय ए, इसी को तो हमने क्या बोला था, शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू माइनस म्यू डीवी बाई डी वाई। ठीक है, माइनस म्यू डीवी बाय डी वाई। ठीक है, अब यहां पर हम इसको क्या लिख देंगे, शीयर स्ट्रेस, टाउ, टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू डीवी बाई डी वाई। ठीक है, तो माइनस साइन क्या शो करता है कि जो ग्रेडियंट है इज ऑलवेज नेगेटिव, ग्रेडियंट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और इसमें हम जैसे माइनस डी वाई को और हम क्या लिख देते हैं, म्यू इंटू गामा, दैट इज शेयर रेट। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है कि शेयर स्ट्रेस जो है वो विस्कोसिटी इंटू क्या होता है, शेयर रेट। ठीक है, टाउ किसका फॉर्मूला आपका, शेयर, टाउ इज शेयर स्ट्रेस, म्यू इज योर विस्कोसिटी,
और इसको हम क्या बोलते हैं, शियर रेट। इसको आप क्या बोल सकते हो, शियर रेट। तो एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, शियर रेट। सो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी इनटू शियर रेट। और ये जो एक तरह से विस्कोसिटी होती है, इसको हम कौन सी बोलते हैं, आपकी डायनामिक। ठीक है, इसे हम कौन सी बोलते हैं, आपकी डायनामिक विस्कोसिटी। ये जो हमने विस्कोसिटी यहां पर लिखी है, कौन सी, आपकी डायनामिक। इसको आप डायनामिक लिख सकते हो। अगर हम विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम काइनेमेटिक। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, जो मेरी डायनेमिक विस्कोसिटी है, म्यू, उसको अगर मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूं, तो मेरी कौन सी विस्कोसिटी आ जाती है, काइनेमेटिक। ठीक है। तो ये एक्चुअली न्यूटन ने बताया था कि जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक तो आपके एरिया के, ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, देखो ग्रेडियंट जो है ना, देखो ऑब्वियसली आपको पता है सबसे ज्यादा वेलोसिटी तो यहां पर ही है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते हो कम होती जा रही है। ठीक है, और नेगेटिव, क्योंकि देखो हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कह दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी है 4, यहाँ पे है 3, तो 3 माइनस 4 कितना आएगा, -1। फाइनल माइनस इनिशियल ना। ऐसे आपने यहाँ पे नेक्स्ट में लिख दिया 2 है, तो 2 माइनस 4 -2, तो वो डिफरेंस जो है वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि सबसे जो ज्यादा वेलोसिटी है वो तो हमारी बिल्कुल जो मूविंग प्लेट के पास जो लेयर है, उसी को मान लो हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, उसी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। क्योंकि हमने क्या लिखा, dv/dy, चेंज इन वेलोसिटी जैसे जैसे हम मूविंग प्लेट से दूर की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी आप फाइनल जो ऊपर वाली सारी वैल्यूज हैं वो तो इससे कम ही है, तो जब भी आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ही आती है। बट द थिंग इज दैट, ये जिस टाइप के फ्लो की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लैमिनार है, वैसे भी हमने डिस्कस किया था ना कि जो तो अ, जो आपका प्लग फ्लो होता है उसमें तो सारी लेयर्स की वेलोसिटी वैसे ही सेम होती है। जो मैंने आपको टर्बुलेंट बताया था उसमें बताया था जो वॉल्स होती हैं बस वहां पे फर्क होता है। लेकिन जो आपका लैमिनार एयर फ्लो होता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया था, उसमें आपको ग्रेडियंट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको शो करा था कि इसमें हमने लैमिनार में क्या बोला था कि जो सेंटर में है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो एक्चुअली पाइप के अंदर फ्लो था। ठीक है, ये जो मैंने आपको ये जो फ्लो दिखाया है जिसमें एक स्टेशनरी है और दूसरी मूविंग प्लेट है, ठीक है, इस टाइप के फ्लो को हम कोटी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, जब आपका जो फ्लो हो रहा है बिटवीन वन फिक्स्ड प्लेट, वन स्टेशनरी एंड अदर मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तब हम उस वाले फ्लूइड की बात कर रहे हैं। और ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये सिर्फ आपके लैमिनर एयर फ्लो के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जो फोर्स लगती है वो एरिया पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमने माइनस लिखा, ए इधर ले गए, तो टाउ इज इक्वल टू -μ dv/dy। तो माइनस साइन क्या शो करता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो टाउ को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू इंटू शेयर रेट। ठीक है, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी इंटू शेयर रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्चुअली जो विस्कोसिटी होती है, ठीक है, वो जनरली चेंज होती है, मतलब या विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, जैसे एक ही फ्लूइड है आपके पास, ठीक है, मे बी डिफरेंट टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी अलग हो सकती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है, और फ्लूइड कॉम्पोजिशन के ऊपर, प्रेशर एंड फ्लूइड कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब जैसे इसमें हम देखते हैं कि जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, इफ viscosity of fluid remains constant, if viscosity of fluid remains constant irrespective of irrespective of irrespective of change in shear stress, change in
shear stress in bracket force applied और shear rate जिसे हम क्या बोलते हैं आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। वो कह रहा है कि चाहे आप shear स्ट्रेस चेंज करो, चाहे आप shear रेट चेंज करो, अगर विस्कोसिटी जो है अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो मतलब उसको आप एक तरह से न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हो। इफ velocity of viscosity of fluid remains constant irrespective of change in shear stress और shear rate, ठीक है। अगर तो वो कांस्टेंट है तो वो न्यूटोनियन है, ठीक है। जैसे इसमें हम ग्राफ फिट, जैसे अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था आपका, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू गामा, गामा डॉट, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें टाउ और गामा के बीच में, गामा डॉट, तो हमारे पास मान लो ये ग्राफ आ रहा है, और इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, विस्कोसिटी। स्लोप हमें क्या देता है, विस्कोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर जो रेशो है बिटवीन, इफ रेशो बिटवीन इफ रेशो बिटवीन shear stress and shear rate is not constant, shear stress and shear rate is not constant, तो उसे हम कौन से बोलते हैं, आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। उन्हें हम कौन से फ्लूइड्स बोलते हैं, आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। इसका मतलब क्या है कि मे बी वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो अभी हमने जो इस ये तो किसके अकॉर्डिंग था आपका, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू गामा डॉट, या मैं यहां से म्यू को भी लिख सकता हूं कि म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ बाय गामा डॉट, ठीक है। अब जैसे देखते हैं इसमें, सो अगर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो बेसिकली नहीं कर रहा है तो हम एपरेंट विस्कोसिटी लिखते हैं, क्योंकि क्या है ना, वो विस्कोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। तो एपरेंट विस्कोसिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, दैट इज म्यू ए इज इक्वल टू टाउ बाय गामा डॉट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एपरेंट विस्कोसिटी, ठीक है। और जो इसमें हम एक टाउ का एक फॉर्मूला लिखते हैं, टाउ को हम किसके इक्वल लिखते हैं, के गामा डॉट की पावर एन, ठीक है। जैसे हमें पता है कि टाउ तो हमारा स्ट्रेस है, ठीक है, म्यू ए हमारी एपरेंट विस्कोसिटी है, ठीक है, गामा हमारा क्या है, शेयर रेट है। इसमें जो के है, ठीक है ना, ये तो हमें जैसे पहले ही बताना कि टाउ क्या होता है आपका, शेयर स्ट्रेस, और जो गामा डॉट है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका शेयर रेट। यहां पे जो के है वो एक तरह से कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। के क्या होता है आपका, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और एन यहां पर क्या होता है आपका, एक फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। अब देखो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर, जैसे टाउ किसके इक्वल है, के गामा डॉट है, ठीक है। अब हम जैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर कि म्यू ए किसके इक्वल आ जाएगा, के गामा डॉट एन बाय गामा डॉट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के इंटू गामा डॉट एन माइनस वन, ठीक है। एन, चलो एन माइनस वन ऊपर ही रहेगा, जैसे अभी हमें क्वेश्चन भी करेंगे इस पे बेस्ड आया था, एन माइनस वन। तो म्यू ए किसके इक्वल आ गया, के इंटू गामा डॉट एन माइनस वन, सीधा ही लिख देते हैं इसको, गामा डॉट एन माइनस वन। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, एपरेंट विस्कोसिटी का। किसका फॉर्मूला है, एपरेंट विस्कोसिटी का, ठीक है।
अब इसमें हम डिस्कस करेंगे जो एन होता है। जैसे एन अगर आपका वन से कम है, ठीक है, एन अगर आपका वन से कम है, उसे बोलते हैं हम सूडो प्लास्टिक। सूडो प्लास्टिक। और उसमें हम बोलते हैं शीयर थिनिंग, मतलब मे बी जो विस्कोसिटी है वो कम होगी, शीयर थिनिंग। अगर एन जो है वो वन से ज्यादा है, उसे बोलते हैं हम डायलेटेंट। डायलेटेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी शीयर थिकनिंग। और अगर आपका एन वन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन। इफ एन इज इक्वल टू वन, वी कॉल इट न्यूटोनियन। ये अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो न्यूटन लॉ वाला याद रखना है, जो कि क्या है मेरा, म्यू इज इक्वल टू, या टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू गामा, गामा डॉट, इसको मतलब उसने क्या शो करा है, शेयर रेट, ठीक है। एक फॉर्मूला तो मुझे ये याद रखना है, जो मैंने आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा मुझे क्या याद रखना है, कि जो म्यू है वो किसके इक्वल है, एपरेंट म्यू। क्योंकि अगर आपका म्यू कांस्टेंट नहीं है, अगर वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, के इंटू गामा डॉट एन माइनस वन, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। बाकी तो चलो हम डिफरेंट वो पढ़ेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, कि जो वैल्यूज हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स की और फ्लो इंडेक्स बिहेवियर की, ठीक है, मतलब के भी मुझे गिवन है, एन भी गिवन है, ऑफ ए डायलेटेंट फ्लूइड आर 0.415 एंड 1.23। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर एन मेरा वन से ज्यादा है तो वो कैसा फ्लूइड होता है, डायलेटेंट फ्लूइड होता है, ठीक है। आपने मुझे वैल्यू ऑफ अपेरेंट विस्कोसिटी बतानी है ऑफ दिस फ्लूइड एट ए शेयर रेट ऑफ 60 पर सेकेंड, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, म्यू ए इज इक्वल टू के गामा डॉट एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो निकालना है क्या, मैंने एपरेंट विस्कोसिटी निकालनी है। के मुझे गिवन है, गामा डॉट भी मुझे गिवन है, एन भी गिवन है, तो निकालो क्या आंसर आएगा। के भी गिवन है, गामा डॉट भी गिवन है, एन भी गिवन है, तो हमें एपेरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू निकालनी है। नियरेस्ट इंटीजर तक लेके आना। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4, इस फॉर्म में हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो वही आपको फॉर्मूला बताओ। म्यू ए हमें यहाँ पे निकालना है, के कितना गिवन है यहाँ पर आपको, 0.415, और ये कितना गिवन है, 60। 60 की पावर 1.23 माइनस वन, तो वो कितना आ गया, 0.23, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, तो 60 की पावर 0.23 कितना आ रहा है आपका, 2.56 कुछ आ रहा है। तो 0.415 को जब मैं 2.56 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.064, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो मुझे नियर इंटीजर के, नियरेस्ट इंटीजर देखना है, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, वन। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, वन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके अंदर चलो एक थोड़ा सा ही रह गया है, जैसे न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, उनके थोड़े सा ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।